फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी या मैं ऐसी ग्रुप एक बार और आपका स्वागत है। और 12th क्लास ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग तीसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसको बोलते हैं जनसंख्या संघटक, पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन किया था। तो आइए हम देखते हैं कि ये जनसंख्या संघटक क्या होता है। देखिए, इस पृथ्वी पे बहुत सारे लोग निवास करते हैं, जिन्हें उनकी गुण के आधार पे उन्हें अलग किया जाता है। तो जनसंख्या संघटक क्या होता है? हम कह सकते हैं किसी भी देश में वहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। हम कह सकते हैं किसी भी देश में अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं। अब किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, जिन्हें हम जनसंख्या संघटक के अंतर्गत हम अलग कर सकते हैं। देखे होंगे, व्यक्ति के अंदर कहीं न कोई विशेषता, उनकी गुण, उनका एजुकेशन, उनकी हाइट, उनका रूप, उनका रंग, उनका स्वास्थ्य अलग अलग होता है। और हम विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो आज जनसंख्या संघटक के अंतर्गत हम ये बात का अध्ययन करेंगे कि किसी भी देश में अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं। हर एक देश में एक जैसे लोग निवास नहीं करते। कहीं गोरे हैं तो कहीं काले हैं, तो कहीं नाटे हैं, तो कहीं बहुत लंबे हैं, कहीं बहुत एजुकेटेड हैं, कहीं बहुत अशिक्षित हैं। उस तरह से उनका अलग अलग रूप, रंग, स्वभाव, आकार, वेशभूषा, जाति, धर्म अलग अलग पाया जाता है। जैसे भारत में आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एजुकेशन अधिकतम है, 100% एजुकेशन है। यही अगर बिहार में चले जाएंगे तो एजुकेशन का जो लेवल है बहुत कम है। ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उनकी गुण और उनकी विशेषता के आधार पे अलग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं, जनसंख्या संघटक की बात करते हैं कि क्या आधार है जिसके आधार पे हम उसे अलग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं तो देख सकते हैं वहाँ की जो आयु लिंग का भी एक हम आधार बना सकते हैं। वहाँ का जो निवास स्थान है, जैसे लोग रहते हैं, निवास स्थान भी व्यक्ति को कहीं न कहीं अलग करता है। शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा हम कह सकते हैं। वहाँ का अगर शिक्षा है एवं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा अगर है तो वहाँ की जीवन प्रत्याशा उच्च होगा। जीवन प्रत्यानी जो औसत आयु है व्यक्तियों की वहाँ पे अधिक होगी। आपने देखा होगा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो प्रथम अवस्था था, वहाँ पे खेतिहर थे, ग्रामीण थे, अशिक्षित थे, जिसके वजह से वहाँ पे जनसंख्या उच्च था और जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च था, जिसके वजह से जनसंख्या संतुलन की अवस्था में, नहीं कम सकते हैं, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, एक जैसा बना रहता है। तो जीवन प्रत्याशा है, जहाँ शिक्षा है वहाँ पे लोगों की जो आयु है वो बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं आयु, लिंग, निवास स्थान, शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा, यानी हम कह सकते हैं इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। इसके आधार पर हम अलग किया जा सकता है। यानी जनसंख्या संघटक के अंतर्गत किसी भी देश में अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं, तो उन लोगों को हम किस तरह से अलग, उनकी कैटेगरी कैसे बना सकते हैं। तो आयु, लिंग और निवास स्थान और शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पे उन्हें अलग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या संघटक के अंतर्गत जो आने वाले तत्व हैं कौन कौन से, यानी जनसंख्या संघटक के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं को शामिल करते हैं। तो हमने देखा कि इनके आधार पे लोगों को अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं
जनसंख्या संगठक के अंतर्गत जो आने वाले जो बिंदु है जिसको हम सम्मिलित करते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। इसको हम मिटाते हैं और चाहे हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लिए हो आप। ये आपको मैंने ये बताया कि किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में क्या आधार होगा व्यक्तियों को एक अलग कैटेगरी बनाने के। हम कह सकते हैं जनसंख्या संघटक के अंतर्गत किसको हम शामिल करते हैं। तो हमने बताया कि लिंग संघटक को शामिल करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो आयु संरचना की हम बात करते हैं, यानी इसके अंतर्गत जिन जिन तत्वों को हम कह सकते हैं शामिल करेंगे उसी का हम अध्ययन इसके अंतर्गत कर सकते हैं। ग्रामीण नगरीय संघटक, यानी ग्रामीण नगरीय संघटक, साक्षरता और हम कह सकते हैं व्यावसायिक, यानी हम कह सकते हैं कि ये हम कह सकते को सम्मिलित किया जाता है, यानी जनसंख्या संघटक के अंतर्गत हम कह सकते जनसंख्या संघटक के अंतर्गत लिंग संघटक, आयु संरचना, ग्रामीण नगरीय संघटक, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना यानी वहाँ का जो रोजगार का क्या साधन है इसको हम सम्मिलित करते हैं किसके अंतर्गत, जनसंख्या संघटक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, यानी सम्मिलित करते हैं। यानी जनसंख्या संघटक के अंतर्गत आने वाली जो निम्नलिखित बिंदु है उसको हम सम्मिलित करते हैं। तो लिंग संगठन, आयु संरचना, ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता, व्यावसायिक, इन सभी बिंदुओं को जनसंख्या संगठक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। और इसी को हम कह सकते हैं जननांकीय संरचना भी कह सकते हैं। जनसंख्या संगठक को हम जननांकीय संरचना भी कहते हैं। हम कह सकते हैं जनसंख्या संगठन के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं जिन्हें हम जननांकीय संरचना भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो जैसे क्या हो सकता है कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे तत्व भी विद्यमान है जिसके आधार पे हम यह कह सकते हैं कि यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ की जो स्थिति है भविष्य में विकास कर सकती है या विकसित हो सकती है या विकास की संभावनाएं हो सकती है। हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो निम्नलिखित तत्व भी शामिल है जो विकास को एक संकेत देता है। जैसे हम कह सकते हैं लिंग संघटक, हम कह सकते हैं आयु संघटक, हम कह सकते हैं साक्षरता को देखते हैं, मानव विकास के भावी योजनाओं को हम कह सकते हैं। यानी ये जो संगठक है वो मानव, हम कह सकते हैं विकास की जो भावी, यानी हम कह सकते हैं मानव विकास की जो संभावनाएं हैं योजनाओं को निश्चित करने में सहायता करती है। भावी योजनाओं को हम कह सकते निश्चित करने में सहायक होता है, निश्चित करने में सहायक होता है। हम कह सकते जनसांख्यिकी संगठन के अंतर्गत लिंग संगठक, ग्रामीण नगरीय संगठक और साक्षरता ये जो है मानव विकास की भावी योजनाओं को निश्चित करने में सहायक होते हैं। तो हमने देखा कि जनसंख्या संगठक के अंतर्गत आने वाली विभिन्न बिंदु को हम इसमें सम्मिलित करते हैं जिन्हें हम जनांकीय संरचना भी कहते हैं। और कुछ ऐसे इसमें तत्व हैं उसके आधार पे उस देश की भविष्य
की कल्पना हम कर सकते हैं कि भविष्य में इस देश में किस तरह का विकास हो सकता है, इसको आधार बना करके। क्योंकि साक्षरता जहाँ पे रहेगी वहाँ पे विकास होगा। जहाँ पे लिंग संगठन, जो लिंग अनुपात अगर इक्वल है तो वहाँ भी विकास होगा। अगर ग्रामीण नगरीय संगठन, जहाँ पे ग्रामीण और नगरीय स्थिति अच्छी अवस्था में है, वहाँ भी विकास की संभावनाएं पनप सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जनसंख्या संगठक क्या होता है। अब हम देखते हैं जनसंख्या का लिंग संगठक का अध्ययन करेंगे। इसको मिटाते हैं और जनसंख्या के जो लिंग संगठक है उसका हम बात करेंगे कि कहाँ पे, किस देश में, किस आधार पे जो लिंग अनुपात का हम अध्ययन करते हैं वो किस तरह से किया जाता है। हम कह सकते हैं जनसंख्या का लिंग संगठक, जनसंख्या का लिंग संगठक, हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये क्या होता है, यानी कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को हम लिंग अनुपात कह सकते हैं। हम कह सकते हैं जनसंख्या में स्त्रियों एवं पुरुषों के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात कहते हैं। देखिए, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे लिंग अनुपात 100 पर निकाला जाता है और कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पे लिंग अनुपात को 1000 पे निकाला जाता है। यानी 100 पुरुष पे स्त्रियों की संख्या या 1000 पुरुष पे स्त्रियों की संख्या। तो अमेरिका की हम बात करते हैं। अगर अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका का लिंग संघटक क्या है, यानी हम कह सकते हैं अमेरिका का लिंग संगठक क्या है, तो प्रति 100 स्त्रियों पे हम कह सकते हैं प्रति, देखिए ध्यान दीजिएगा, 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, हमका ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में जो लिंग संगठक है वो प्रति 100 स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या, यानी हम कह सकते हैं 100 अगर स्त्री है तो अगर यहाँ 110 पुरुष है, यानी 100 स्त्री पे 110 पुरुष है, या हम कह सकते हैं 90 पुरुष हैं, जो भी वहाँ का अनुपात हो, यानी स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या, 100 स्त्रियों पे कितने पुरुष का अनुपात है उसका अध्ययन हम अमेरिका के अंतर्गत करते हैं। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो इसका अपोजिट है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं लिंग संगठक, तो यहाँ पे प्रति 100, यहाँ स्त्री है ना, पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड में यही लिंग अनुपात संघटक का अध्ययन 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अध्ययन करते हैं, और अमेरिका में 100 स्त्रियों पे हम पुरुषों की संख्या का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लिंग अनुपात क्या होता है। जनसंख्या में स्त्रियों पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। आइए हम इसके कुछ सूत्र के माध्यम से भी जानने का प्रयास करते हैं। इसे हम एक सूत्र के द्वारा भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है इसमें। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पे लिंग अनुपात का एक वैश्विक अध्ययन कैसे करते हैं विश्व स्तर पे।
विश्व स्तर पे हम अध्ययन कैसे करते हैं, विश्व स्तर पर हम जनसंख्या लिंग के अनुपात को कैसे जानते हैं। तो लिंग अनुपात हम कह सकते हैं, लिंग अनुपात बराबर पुरुष जनसंख्या बटे महिला जनसंख्या। हम कह सकते हैं पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुणे 1000। यानी हम कह सकते हैं जब हम बात करते हैं विश्व स्तर पे लिंग अनुपात का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो उसमें हम लिंग अनुपात बराबर पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुणे 1000 से हम भाग देते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि प्रति 1000 स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या क्या है। इस सूत्र के आधार पे हम बताएंगे कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे नहीं, प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे, स्त्रियों के पीछे पुरुषों की जनसंख्या। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे विश्व स्तर पे जब लिंग के अनुपात की बात करते हैं तो पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुणे 1000। यानी हम कह सकते हैं कि 1000 स्त्रियों पे कितने पुरुष पाए जाते हैं, कितने पुरुष की संख्या है, 1000 स्त्रियों के पीछे पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। इस लिंग अनुपात के द्वारा हम इसको जानने का प्रयास करते हैं, जो इसकी पैमाइश विश्व स्तर पे किया जाता है। और भारत में क्या किया जाता है, ये तो विश्व स्तर की हमने बात किया, अब हम भारत की बात करते हैं। भारत स्तर पे, यानी ये भारत स्तर पर लिंग अनुपात का हम अध्ययन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लिंग अनुपात बराबर यहाँ पे स्त्री जनसंख्या बटे हो जाता है पुरुष जनसंख्या गुणे 1000। यहाँ पे हो जाएगा यानी 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जनसंख्या। तो ये क्या है, भारत में जो जनसंख्या लिंग अनुपात का हम अध्ययन करते हैं वो वहाँ पे 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है, यह लिंग संगठक का सूत्र भारत पे है। और वर्ल्ड लेवल पे हम बात करते हैं कि 1000 महिलाओं के पीछे पुरुषों की जनसंख्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही। इसके जो नेक्स्ट वीडियो का हम अध्ययन करेंगे उसमें वर्ल्ड लेवल की जो लिंग अनुपात है उसका हम अध्ययन करेंगे कि भारत में क्या है, अमेरिका में क्या है, रूस में, यानी जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न महाद्वीप हैं, उन सभी महाद्वीपों का हम अध्ययन करेंगे लिंग अनुपात के आधार पे। तो आज के लिए इतना ही और बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।